आज हमारे सामने एक बहुत ही कहिए कि खूबसूरत हस्ती हैं और बहुत अलग-अलग शौक हैं इनको, बहुत अलग-अलग तरीके का इनको एक इंटरेस्ट रहा है, पढ़ाई से लेकर के, लॉ से लेकर के, लिटरेचर से लेकर के। कई चीज़ें इनको उस नज़र से देखा जाए तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत अलग-अलग फ़ील्ड में अपनी बात रखना, कहना, लिटरेचर में बड़े उम्दा रहा है इनका सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव है। अब्दुल्ला गज़ाली साहब हैं, अब्दुल्ला गज़ाली साहब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के और टेस से उन्होंने पढ़ाई की, मास्टर्स किया। कागज़ी तौर पे ही बड़े मज़बूत आदमी हैं, पढ़ाई-लिखाई में, एकेडमिक्स में। तो कहिए कि आज उनके साथ हमारी कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ जो एजेंडा है, जो यूथ को लेकर के कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उनके अलग-अलग फ्यूचर को लेकर के, तो वो सारी बातें होंगी। कैसे हैं आप अब्दुल्ला भाई? मैं अच्छा हूँ। अमीन रहमान साहब, शुक्रिया। मैं इतने ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लायक नहीं हूँ, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसी चल रही है आपकी अ, आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो पढ़ाई लिखाई का दौर, बच्चों के साथ मिलने जुलने का दौर, वो कैसा चल रहा है आपका? वो एक काफ़ी इंगेजिंग प्रोसेस है। द मोमेंट यू इंटर इनटू द यूनिवर्सिटी कैंपस, और उसके बाद भी आई थिंक घर आने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स से मिलना जुलना होता है लगातार ही। उनकी मेंटरिंग करना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, या उनसे कानूनी मुद्दों पे चर्चाएं करना। तो एक बहुत, आई मीन, आई लव डूइंग इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर पाता हूँ। क्लासरूम को भी इंगेजिंग बनाने की कोशिश करना क्लासरूम के बाहर, ताकि स्टूडेंट्स को भी और इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट्स हम्म। में। अब्दुल्ला भाई, हम और लोग उसके सीरीज साथ पे साथ हम लोग ना सीरीज पे क्वेश्चन पे करेंगे। जैसे रहेगा कि पहले आपकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई, बचपन, फिर उसके बाद इन कॉलेजेस का चीज़ रहेगा, फिर उसके बाद से हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कम समय में वाइंड अप करें ताकि एक अच्छा इन्फॉर्मेशन निकले। और जो खास का जो एजेंडा रहा है कि लोग जो नौजवान लड़के हैं जो लॉ में आना चाह रहे हैं या अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव है तो उनको फायदा हो। तो पहला मेरा सवाल ये आपसे ये है कि बचपन कैसा रहा और स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे थे बचपन में, कैसा गुजरता था बचपन? बचपन में तालीम मिली, जिसे मतलब तालीम, अगर इसको ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तालीम हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। लेकिन दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको तालीम नहीं मिल पाई। तो एक हम्म। जिसको कहते हैं हिंदी में विशेषाधिकार, इट्स अ प्रिविलेज, हम्म। प्रिविलेज जैसा बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गुड फॉर्मल एजुकेशन। और बचपन से ही, बहुत छोटे से ही, हम्म। हम लोग तो गांव में रहते थे, लेकिन वहां से बस आती थी शहर से स्कूल की। तो वहाँ जाना होता था, पढ़ाई अच्छी होती थी, क्लासमेट्स अच्छे थे। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं स्कूल लाइफ के, अपने साइकोलॉजिकल पीयर प्रेशर होता है। और अलग अलग गांव से बच्चे आते हैं, तो उनकी यानी अलग अलग पर्सनैलिटीज के बीच में आप ग्रो होते हैं, तो उनका एक प्रभाव होता है आपके ऊपर। उसके बाद फिर आई थिंक टेंथ ट्वेल्थ के आने के बाद, टेंथ ट्वेल्थ में थोड़ी थोड़ी सी मानसिक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी थोड़ी थोड़ी आने लगती है। अब क्या करना है जीवन में, कौन सी स्ट्रीम को चूज करना है। तो इन सब सवालों से हर कोई जूझता है, शायद मैं भी बहुत जूझा। राइट, 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 राइट। और शायद मैं बहुत ज़्यादा इस सवाल में भी परेशान रहा और उलझा रहा कि मुझे आर्ट्स करना चाहिए, या मुझे कॉमर्स हम्म। करना चाहिए, या ये मुझे ये साइंस करना चाहिए, या मुझे ये बायोलॉजी बहुत लेना अहम अहम चाहिए, क्वेश्चन है ये। मैथ्स लेना चाहिए। हाँ, तो उस समय कैसा आप करा मतलब? मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि थोड़ा इसमें हम लोग शॉर्ट में करें ताकि चीजें, बहुत सारा सवाल जवाब है तो उससे वाइंड अप किया जाए, ठीक है? जी तो जी क्या, जी। हाँ, तो टेंथ ट्वेल्थ के बाद कैसे डिसाइड किया कि लॉ मतलब क्या करना है, और फिर उसके लॉ में कैसे आपका रुचि रहा, तो ये। ट्वेल्थ एक्चुअली जो 11th और ट्वेल्थ था, मेरा मेरा जो हम्म। प्लस टू था वो आर्ट्स में था। तो आर्ट्स में मैंने कुछ जो सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी की एक बुक हुआ करती थी, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई गेस। हम्म। तो उन सब चीज़ों से कानून की समझ पैदा हुई कि अच्छा, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करती है, करती थी, पार्लियामेंट ऐसे काम करता है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस आप समझते हैं। उसके राइट। अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आम जीवन में। तो मुझे लगा कि ये एक सोशल वर्क मेरे जहन में था।
हुँ। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, पर बैचलर ऑफ सोशल वर्क ना चूज करके मैंने लॉ चूज किया, जिससे मुझे लगा कि मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा सोसाइटी के साथ, और ज़्यादा इश्यूज को सॉल्व कर पाने का अवसर मिल पाएगा इसमें। तो आप यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन की जो जिसे पैसा कमाने का शौक था, उसे थार उस समय तो थार नहीं हो सकता है, स्कॉर्पियो या एक बड़ी गाड़ी पजेरो हुआ करती थी उस समय। तो ऐसा कोई शौक नहीं रहा कि वो करना है लाइफ में, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिज़नेस करना है, आईटीज़ में जाना है, यूएस जाना है? हाँ, मानसिकता की बात है शायद। ऐसा मैं नहीं सोच पाया कभी, और मेरे मन में भी ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को लेकर के या एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा माइंडसेट नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं स्लो ही जा रहा था। मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें माइंड का बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो, सोसाइटी के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट हो अपना डायरेक्ट। ओके। वो बड़ा खूबसूरत शेर भी है ना कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ, किसी को आवाज़ देनी हो, किसी को वापस बुलाना मुनीर हो। नियाज़ी साहब का। मुझे नहीं आती, तो वही वाला है कि उस समय आप देर कर दी कि नहीं, ये एंटरप्रेन्योर वाला काम आई वाज नॉट इनटू दैट। हाँ, या। वो मानसिकता होनी बहुत ज़रूरी है जीवन में। राइट, राइट, राइट। ये तो मैं, और सबसे बड़ी बात है मतलब, क्योंकि अ, होता क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंडसेट क्या है और इन्वायरमेंट क्या है, ट्रू। डेवलपमेंट क्या है, कि उस तरीके से ट्रू। जाना है, ये बहुत मैटर करता है। या। तो मतलब वो रहा कि सोशल वर्क से जा करके आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लॉ को अपना करियर चुनते हैं। फिर लॉ आपने जी कहाँ से जी। किया? मैंने BLLB किया, 5 साल का कोर्स होता है वो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। हम्म, हम्म, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया हम्म। TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई से। और ओके, उसके वेरी बाद गुड। फिर मैंने लगभग 2 साल एज यंग प्रोफेशनल काम किया गुजरात में। हम्म, और गुजरात में साथ काम करने, अलग अलग एरियाज के, अलग अलग स्टेट्स के लॉयर हुआ करते थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो उनके साथ मिलकर काम करना, जमीनी कानून से जुड़ी हुई जमीनी हकीकत को समझना, हम्म। वहाँ मैंने सीखा। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इन सब लर्निंग्स को मैं क्लासरूम में ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्लासरूम, जो हम लोगों का जो क्लासरूम हुआ करता था लॉ अब्दुल्ला का, भाई, उसमें। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा कि यहाँ तक तो हमें मुझे समझ में आया कि आपने लॉ किया, लॉ करने के बाद आप गुजरात गए, यंग जी। प्रोफेशनल आपने काम किया। क्योंकि मुझे एक सवाल ये है कि ये 12वीं का जो दौर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप लॉ चुन रहे हैं। तो उस दौर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं आपके आसपास, इंजीनियरिंग का माहौल रहता है बिहार में, और एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में ठीक ठाक है और वो इंजीनियरिंग नहीं चुन चुन रहा है, वो सोशल वर्क की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है और लॉ चुन रहा है, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन। तो वो मुझे जानना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ वाज दैट इन्वायरमेंट, आपका घर का माहौल कैसा था, चुनने में कैसे आपको, मतलब आपका घर का सहयोग कैसा रहा कि हाँ भाई लॉ करना है तो लॉ करो। आसपास का जो रिश्तेदार होते हैं कि भाई ये तो अपना करियर खराब कर रहा है लॉ लेकर के, ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनका क्या संभल होता है? तो आई जस्ट वांट टू गेट इनटू दैट सो दैट जो हमारे या। यंग बच्चे हैं उनको एक आइडिया मिले, कॉन्फिडेंस आए कि यस, लॉ एक बड़ा करियर है एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड दैट। दैट्स ट्रू। बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, काफ़ी यानी ख्यालों में बहुत पीछे ले जाने वाला सवाल है। और मुझे लगता है कोई भी चीज़ जब आप थोड़ा सा हटके करते हैं तो चैलेंजेस होते हैं, वो उतना सीधा रास्ता नहीं होता है जो बाकी कन्वेंशनल रास्ते होते हैं। और अब जाहिर है लॉ की और एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ा है, जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं उनको ले करके, उस समय में उतना बहुत ज़्यादा नहीं था। पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरे घर में चैलेंजेस तो थे हम्म, इस कोर्स को चूज करने के लिए, क्योंकि वो बैक इन 2015 इतना ज़्यादा क्रेज था हम्म। इंजीनियरिंग का, कि आप उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते थे। और मैक्स यू कैन थिंक ऑफ MBBS। राइट, राइट। तो चैलेंजेस थे मेरे साथ, लोग मतलब मेरे घर में मेरे अपने लोगों ने भी मशवरा किया कि यानी यानी 12th का जो मेरा खुद का सफर रहा, तो वहीं से शुरू हो गई हम्म, थी बाकी बातें, चूंकि हम्म। मेरा आर्ट्स था। तो उस टाइम में लोगों ने सजेस्ट किया था कि नहीं, साइंस होना चाहिए और उसके बाद इंजीनियरिंग का होना चाहिए। लेकिन 12th के बाद भी चूंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शंस थे, हम्म, तो उस वक्त चैलेंजेस आए, लेकिन बाद में घर वाले अग्री कर गए। मैंने बोला इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम्म, जिसको नई नए तरीके से देखा जा सकता है, सुना जा सकता हम्म, है। उसके बाद जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है,
ओके। दादी हाल और नानी हाल दोनों तरफ। हम्म। तो वहाँ भी बहुत सारे हमारे कजन्स थे और कई सारे हमारे यानी जो एल्डरली लोग हैं उन लोगों ने भी अलग अलग का। नॉन कन्वेंशनल डिग्रीज हम्म। ले रखी थी, तो उससे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि अच्छा फलां साहब ने हम्म। एमए किया हुआ है इंग्लिश में और उन्होंने इसमें किया हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। बट दोस्त लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे, तो आई थिंक एक पीयर प्रेशर तो था कि ये 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 पीयर प्रेशर बड़ा मजेदार चीज है। ये पीयर प्रेशर आपके हर चीज में है। जी सामाजिक जो प्रेशर आपका है, सोशल प्रेशर, इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं, बिकॉज आप उस तरीके से हम होस्ट हैं और समाज के मुद्दे ही पे काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंसान, एक मेजोरिटी ऑफ लोग अगर गलत काम भी कर रहे हैं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ करियर और डूइंग समथिंग या इन देयर जॉब और व्हाट, तो लोग को लगेगा कि यही सही है एंड दिस इज द राइट वे। तो या इंजीनियरिंग और लॉ का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे ही चल रहा था 2015 के आसपास की बात जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, कहा आपने। ये हम कहेंगे वो कुंवारा लड़का की तरह हाल हो रहा है। जो सारे लड़के मोहल्ले के शादी कर लिए हैं, वो लड़का भी कुंवारा है। चलिए, जी मजाक वाली बात। तो अब हम लोग जाएंगे कि ये सारी चीजें हो गई। आपने अपनी गुजरात वाली कहानी बताई और वहाँ का एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि ये थोड़ा, फिर आप वहां से बैंगलोर जाते हैं। लेकिन एक सवाल इसमें है कि जब ग्रेजुएशन आपका हो जाता है लॉ से, क्योंकि बहुत सारे जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, हिंदुस्तान का ये है। और क्यों करते हैं लॉ हमें नहीं पता। बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो उस दौर में कैसा लगा कि प्रैक्टिस में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं या कुछ और कर लेता हूं? तो वो जो अंतर्द्वंद था, वो उसके बारे में बताइए। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी होता है। एक तो लाइफ में आपके एक नेचुरल ट्रांजिशन आता है हम्म। अलग अलग मोड पे। कुछ चीजें आपकी लाइफ की प्री डिसाइडेड होती हैं, कुछ चीजें जो है वो आप समय के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो मैंने चूंकि कुछ इंटर्नशिप्स की हुई थी लिटिगेशन में, हम्म। यानी मैंने वकीलों के साथ इंटर्नशिप की थी, तो मेरी इंटरेस्ट था मेरा क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने का, और सीनियर्स का सपोर्ट भी था मेरे साथ। लेकिन जब 2020 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा कोविड का असर भी था, और जूनियर्स की पेमेंट नहीं हो रही थी। हम्म। तो यानी प्रैक्टिस उस वक्त इमीडिएटली ज़्यादातर वर्चुअल थी, तो यानी ले ऑफ हो रहे थे लॉयर्स के, एंड दे वर नॉट पेड इनफ, एंड इवन इफ दे वर पेड वो 50% सैलरीज में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो वो एक चैलेंज था। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं एक मास्टर डिग्री कर लेता हूँ अभी ओके। फिलहाल। और जब मैंने मास्टर डिग्री किया तो इनफैक्ट वहाँ से मैंने यानी वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर था। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, हमारे पास लॉयर्स हैं, कोर्ट रूम में लॉयर्स हैं, हम्म। पर ग्रास रूट पे काम करने के लिए बहुत लोग नहीं हैं। यानी जो नहीं। बहुत सारे जो समुदाय हैं हम्म। जिनको कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक कोर्ट के वकील भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ ज्यादातर वकील रहते हैं, और कुछ मुद्दे गांव के हैं जो समाचार पत्र में हर दिन छपते हैं, मान लिया दैनिक भास्कर में, जागरण में, और आप उनको पढ़ते हैं कि फलां जगह झगड़ा हो गया और दो समुदाय में और सर फट गया और वकील नहीं मिल पा रहा है। राइट। तो बहुत ज्यादा ट्रेंड वकील हमारे पास हैं, लेकिन उन तक समुदायों जो समुदाय है वो वकीलों तक नहीं पहुंच पा रहा और वकील समुदाय तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इन सब अंडरस्टैंडिंग को ले करके फिर एक नई समझ पैदा हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, लोग हैं वहाँ पे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे किया जाए, क्योंकि लॉ जो है वो सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है। लॉ की अलग अलग व्याख्याएं लॉ हैं, फॉर अलग अलग एवरीबडी। उसके इस्तेमाल है। तो वो एक इंटरेस्टिंग रहा, एक ट्रांजिशन आया समय के हिसाब से, और मुझे लगता है कि वो इट्स ऑल फॉर गुड। ओके। तो एक चीज, सवाल ये है कि जो 12th के बाद, बिकॉज आपने कलकत्ता से किया, तो क्या है जी ना कि बच्चे जो लॉ में हैं, इच्छुक हैं, तो उन्हें, जो मेरा अपना अनुमान कहता है, अपना अंडरस्टैंडिंग कहता है, मैं कहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि अक्सर वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, गेट इन टू that place, put your hand dirty, mentally not physically, क्योंकि you are not या that time, you're
मैं कहता हूँ यार, तुमको आपको लॉ करना है तो पहले आप कोर्ट रूम में जाइए, पहले दिखिए किसी बड़े भाई बहन अंकल खाला के साथ कि भाई वो क्या होता है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझो कि हाँ ये मेरे चीज की है कि नहीं, मुझे कर पा सकते हैं कि नहीं। फिर तुमको एक आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद तुम कोई भी चीज, चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, मेडिकल हो, वट एवर, क्योंकि ये सारे फील्ड तो, मेडिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा कॉमन फील्ड है, बट लॉ थोड़ा अलग है, उसमें लोग जा नहीं पाते हैं, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें बहुत अलग है। तो मैं वो कहता हूँ, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो फैंटेसी में चले जाते हैं लॉ करने, चाहे बड़े स्कूल के हो या जो कंपटीशन क्रैक करके, फिर बहुत सारे लोग हैं ना, वो कैरी नहीं कर पाते या मजबूरी में कैरी करते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद। जी। तो ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। इसमें तो मैं बस एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि लॉ में चूंकि अब विद इन लॉ यू हैव सो मेनी करियर ऑप्शन। तो हम्म। अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनके लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं और वो लॉ पढ़े हुए होते हैं। हम्म। जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस में अपूर्वा विश्वनाथ को पढ़ते हैं, या लाइव लॉ में आप पढ़ते हैं, या बार एंड बेंच पढ़ते हैं, ये बहुत सारी लीडिंग वेबसाइट्स हैं, या लीफलेट हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो उसमें भी लॉ ग्रेजुएट रिक्रूट हो रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी है तो उसमें फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी है। तो अलग अलग आर्बिट्रेशन का लॉ है, एडीआर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो अलग अलग मैदान में वो लोग जा रहे हैं। सिर्फ बट जो हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। तो मुझे ओके। लगता है स्कूल लेवल पे ही अलग अलग बच्चों को अगर ये एक्सपोजर दिया जाए कि आपके पास ये ऑप्शन है और आप कुछ दिन ट्राई करके देख सकते हैं, तो आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उनको आ सकती है। बहुत उम्दा आपने कहा कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू, there should be some kind of medium bridge courses or the internship, कि बच्चे को पता चले कि what is the reality of this profession and how we can handle all those things और how we can go ahead। तो बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात जोड़ी इसमें। तो बिल्कुल। ये चीज़ है। तो और एक सवाल ये कि जैसे आप जब 12th में थे तो उस समय एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड वगैरह वगैरह थे, तो आपने कैसे कॉलेज डिसाइड किया कि मुझे कलकत्ता में जाना है? एंड क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं अक्सर बोलता हूँ चीज़ों में कि मशवरा जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मेंटर और बिल्कुल। मशवरा, एम एम स्क्वायर, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दैट्स आप ट्रू। कैसे वहां तक पहुंचे, पहला जो स्टेज है छोड़, क्योंकि हम लोग बहुत सारे और भी सवाल हैं और इसको ख़त्म भी करना है। तो वहां तक आपने ग्रेजुएशन तक में कहाँ से कैसे पहुंचे, फिर मास्टर्स में आपको कैसे कौन मेंटर मिला या क्या हुआ कि आप 30 तक पहुंचे? जी, वही है मेंटोरशिप बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा एम स्क्वायर आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो पहला तो ये कि जब आप यानी खास करके बिहार से आते हैं और ऐसे मध्यम वर्ग से आते हैं, तो मुझे हम्म। लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक बहुत अनअफोर्डेबल ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ की फीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए होती है, प्लस आपको 1.5 लाख रुपए हॉस्टल का भी देना होता है। और हम सब चाहते हैं कि सरकारी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए। और जाहिर है मतलब पब्लिक हम्म। यूनिवर्सिटी का एक अपना इंस्टीट्यूशनल वक़ार है। तो क्लैट मैंने दिया था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, मेरे रैंक उतने अच्छे नहीं थे कि मुझे कोई हम्म। बहुत अच्छा एनएलयू मिल पाता। हम्म। तो दूसरी तरफ और भी ऑप्शंस थे, हम्म। ऑफर्स थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। जो उनकी रैंकिंग तो बहुत अच्छी होती है, जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं उनके हिसाब से बहुत हम्म। दैट लीडिंग यूनिवर्सिटीज़। लेकिन प्रोफेसर्स उतने सीनियर नहीं होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा था। तो उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैंने टेस्ट दिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी ऑप्शंस में थे, लेकिन कैलकाटा वाज समथिंग वेरी क्लोज टू बिहार। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत ही हिस्टोरिकल है, वहाँ का लॉ डिपार्टमेंट भी बहुत पुराना है। तो इस तरह से वो एक लगा कि नहीं, यहाँ जो है वो एडमिशन लिया जा सकता है। दैट आई तो कैन मेंटर। कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो कहिए कि जिस तरीके से आप कॉलेज चाह रहे थे और वो उस तरीके से वो मिल नहीं रहा था, और आपको क्योंकि कॉलेज के भी अपने हैं, तो और कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो आपने सोचा कि बगल में है एंड आई विल ज्वाइन देयर। या कलकत्ता है, बीएचयू है, तो दीज आर द आफ्टर एनएलयू ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। और एनएलयू बिल्कुल। में भी जो पुराने एनएलयू हैं उसमें विद्यार्थी जाना चाहते हैं, नए वाले में उतना शायद नहीं इंटरेस्ट रहते हैं कि हाँ ये 2 साल 4 साल, और उस समय इट वाज एंड ऑफ 2015, तो क्वाइट अर्ली एनएलयू के लिए भी। या एनएलयू भी बहुत सारे बाद में खुले। दैट आई या कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो अब उसके टिस का सफर कैसा रहा? ये तो कंप्लीट हुआ, फिर कैसे पता चला टिस जाना है और किसने सुझाव दिया?
हाँ, टिस के लिए मुझे लगता है कि उस समय मेरे जो बहुत सारे साथी थे, और हम लोगों को भी उतना पता नहीं था कि इस तरह की संस्था कोई है हम्म। भारत में जो एक इतना यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है लॉ डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो मेरे एक कज़न थे, वो ऑलरेडी वहाँ से कर रहे थे लॉ कोर्स, LLM। तो उनसे मेरी बात हुई, उनसे पता चला किस तरह का कोर्स है, किस तरह का एक्सपोजर है और सब कुछ। तो वहाँ का फॉर्म बहुत अर्ली आता है, जैसे अब CU ET का जो फॉर्म आता है वो जैन फेब में आ जाता है। पहले मार्च अप्रैल में आया करता था बाकी सब यूनिवर्सिटीज का, लेकिन टिस का नवंबर में आता था फॉर्म। तो वो फॉर्म भी बहुत अर्ली आ जाता है, तो मैंने टिस का फॉर्म भरा था। उसके बाद वहाँ फिर एडमिशन हुआ, और एडमिशन होने के बाद यानी और भी मैंने क्लैट भी दिया था हम्म। मास्टर्स में। लेकिन टिस बहुत ही यूनिक मुझे लगा ठीक। कि जो मैं करना चाहता था वो ऑफ प्रोग्राम वहाँ पे ऑफर हो रहा था। और तो आई थिंक मेंटरशिप, अगेन मेंटरशिप बहुत नमस्कार। अहम रोल अदा करती है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं, आपके गोल के साथ ये कैसे अलाइन होता है। तो मेरे कजन का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरी मास्टर डिग्री चूज करने में। चलिए, ऊपर वाला सबको इसी तरह कजन दे, अच्छा कजन। बिल्कुल। अब एक इसमें ये भी है कि टिस के साथ फायदा ये है कि वो 1 ईयर का एलएलएम कराता है, बाकी जो जगह जी है वो 2 साल का कराते हैं। एक और मैं इसमें भी है, जी जी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है वो भी एलएलएम जी आपको 1 साल का कराता है। तो जो जो ये जी जी दर्शक जो देखेंगे, खासकर लॉ फैटर्निटी के और बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं, कभी भी 1 साल 2 साल 5 साल के बाद जब भी वीडियोस अगर ये अवेलेबल होगा, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप इसी तरीके से M² का फायदा उठाइए, और जहाँ पे 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वहां पे कीजिए, ताकि आपका 1 साल बच जाए, अच्छे जगह से कीजिए। तो यहां तक तो हो गया आपकी बात। और अब एक चीज सवाल आता है वकालत पे, वकालत और तंगी कि जी। कई वकीलों के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो तो कहते हैं कि वकालत कर लिया, नॉलेज भी है, कहिए कि प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, लेकिन तंग वो जो जिस टाइप का वो सैलरी डिमांड कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल सैलरी जो होता है हिंदुस्तान में आज की डेट में, वो बहुत स्ट्रगल पीरियड होता है शुरुआत का 5 साल। तो उस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि वो आपने क्या उस समय जेहन पे चल रहा था, आपने कैसे हैंडल किया, और जो बाकी लोग हैं जो इस दौर से गुजरेंगे उनके लिए क्या सुझाव है आपका। वकालत का चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं मेरे जो अपने पियर्स हैं, मेरे जो अपने दोस्त हैं, हम उम्र जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जिनकी ज़िंदगियों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। वकालत एक बहुत इजी जर्नी नहीं होती है, या कोई भी प्रैक्टिस करते हैं आप तो बहुत इजी जर्नी नहीं होती, इंक्लूडिंग यू आर सर्विंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप कंपनी सेक्रेटरी का भी एक आपने अपना ऑफिस बना लिया रजिस्टर करके। तो उसमें शुरुआती मसला ये होता है कि आपको, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और आप उस तरह से वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते हैं, तो पहला तो ये कि आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है। और दूसरा ये कि अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं बाद में और अभी किसी सीनियर लॉयर के साथ हैं, तो आपको आपको पेमेंट नहीं मिलती, कि लोग कहते हैं कि अच्छा आपके पास तजुर्बा नहीं है, हालांकि आप काम सब करते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये बोल करके आपको पैसा कम दिया जाता है या ना दिया जाता है। तो शुरुआत के समय में आपको या तो घर से पैसे लेने होते हैं, या बहुत कम पैसे में आपको गुजारा करना होता है। दूसरा ये कि आपका नाम नहीं होता है मार्केट में। हम्म। और जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे कहीं भी, तो लोग आपको जानेंगे, अगर आपको जानेंगे तब आपके पास आएंगे। तो आपको नॉट जस्ट योर क्लाइंट बट जजेस शुड ऑल्सो नो यू। राइट, राइट। कोर्ट रूम में भी आपका जान पहचान होना बहुत जरूरी है, कि लोग जाने अच्छा ये जो नया लड़का है ये बहुत अच्छी बहस करता है। तो जज भी आपको ध्यान से सुनेंगे, केसेस भी आपके फेवर में आएंगे। तो ये सारे स्ट्रगल्स होते हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर के या वैसे लोगों के जो बहुत ही यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग परिवार से नहीं आते हैं। राइट, लेकिन राइट। अगर सच में कुछ करना है लिटिगेशन में ही, और आपको बड़ा लॉयर बनना है समय के बाद, एक समय के साथ साथ, मुझे लगता है कि बहुत धीरज रखना, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ आप शायद पैसा कमाने के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स रख सकते हैं, जहां से आपके थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, और अपनी पूरी मेहनत के साथ आप यहाँ से कंटिन्यू करें। 4-5 साल के बाद अगर आप अच्छे लॉयर हैं और आपने थोड़े बहुत केसेस जीत रखे हैं, थोड़े स्टेज ले रखे हैं,
क्लाइंट की आपने मदद कर ली है, थोड़ा बहुत लोग जान गए हैं आपको, तो आई थिंक फिर पैसा बहुत बड़ा मसला नहीं रहता है, वो सब वसूल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात सुन करके और जो अपनी समझ से मुझे लगता है कि ये जो जो पूरा प्रोफेशन है, और ये ट्रस्ट मार्केटिंग पे टिका हुआ है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जी अगर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल तो पीपल, और ट्रस्ट बनाने में 5 से 10 साल जो आपको लगते हैं वो लग जाते हैं। बिल्कुल। I mean, any relationship which is based on, I mean, you and your client, so हम्म। clientele based जो relationships होती हैं, जो services होती हैं, उसमें trust का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम्म। इंक्लूडिंग आप, फॉर एग्जाम्पल आप इनको ले लीजिए, जो आपके जो एजेंट्स होते हैं, जो कोई भी काम कराते हैं, हम्म। ठीक है, और आपके पास कई सारे एजेंट होते हैं उसी काम को करने के लिए, लेकिन आप उसको चूज करते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये ट्रस्टेड है, अगर मैं इसको पैसा दूं तो वो जाके वहां पे कर देगा। राइट। तो so it's all about trust, and it's also about, I mean, in litigation प्रैक्टिस में आपका पीयर रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप दूसरे वकील आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो कई बार होता है कि आप पूछते हैं कि अच्छा फलां वकील साहब कैसे हैं, ठीक है, या वो वकील आपको रेफर कर देता है कि अच्छा मेरे पास तो शायद समय नहीं है या मैं केस नहीं ले पाऊंगा, आप उनके पास चले जाइए। तो ये सारी चीजें भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो सवाल था कि आखिर जो प्रैक्टिस में हम जाते हैं, नए जो लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं जो बेसिकली, तो एक इंटरनल कंपटीशन भी रहता होगा, क्योंकि एक कोर्ट है, इतने सारे लोग आ रहे हैं। और उसमें एक और दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप, ये तो कोई नॉर्मल पेशा है नहीं। इसमें बहुत सारे अलग अलग क्राइम की बात होती है, क्राइम का लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवोकेट। तो वो कैसे कोर्ट का माहौल होता है कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, बड़ा केस चल रहा है, उसमें सामने वाला है, तो वो इंटरनल क्लैशेस, तो पहला तो कंपटीशन, दूसरा इंटरनल क्लैशेस को कैसे मैनेज लोग करते हैं, ये चैलेंज कैसे मैनेज होता है? देखिए, इंटरनल क्लैशेस होते हैं, और आपने कहा ये सब जो फैक्टर्स होते हैं कोर्ट रूम के अंदर, और इनफैक्ट आपके क्लैशेस होते हैं जजेस के साथ भी। हम्म। और अब तो बहुत सारे कोर्ट्स वर्चुअल उनकी हियरिंग होने लगी है, या जो उनकी हम्म। हियरिंग है वो लाइव आने लगी, तो आप देख सकते हैं कई बार सीनियर लॉयर किस तरह से हाई कोर्ट के जज के साथ झगड़ा कर लेते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ। हम्म। तो ये सारे क्लैशेस होते रहते हैं, और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी इश्यूज होते हैं, ईगो बैटल्स होते हैं, क्या सीनियर है हमको कैसे आपने ऐसा बोल दिया, हम्म। वगैरह वगैरह। तो लॉयर्स आमतौर से, यानी एक बहुत जज के साथ डील करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है, इट्स बेटर टू लूज अ केस देन टू लूज अ जज और टू ओके। लूज अ कोर्ट। आप ओके। आप बेहतर है कि आप केस हार जाइए जज को हारने से बेहतर, क्योंकि आप केस हारेंगे तो आप एक केस हार रहे हैं, अगर आप जज को हार जाते हैं, यानी जज से हम्म। आपने पंगा कर लिया, तो फिर आपको तो हर केस के लिए उसके पास जाना है साहब। राइट, राइट। तो इस जज्बात में नहीं आना है। सम टाइम आपको पता है कि आपने सही बहस की है, फिर भी आपके फेवर में नहीं आए ऑर्डर्स, तो फिर भी जज्बात में आपको नहीं आना है। दूसरा ये कि कोर्ट में हर कलीग कोई अपनी कलीग शनाख्त। जो कलीग कलीग के से जो चैलेंज होता है, जो मतलब चाहे आपका रेपुटेशन कोर्ट में बन रहा है, और आप जो वो जो मैंने सवाल किया था, उस चैलेंज को कैसे मैनेज करते हैं लॉ एडवोकेट लोग? क्योंकि आप सबको वो दोस्त नहीं बना सकते हैं, आप चाहते हुए भी बहुत लोगों के या साथ आप, नहीं हो पाता है लोगों के साथ, दैट्स चीजें ट्रू। रह जाती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके साथ आपका नहीं बन पाएगा कभी भी, हम्म। लेकिन सब लोगों के साथ आपका नहीं बन पाएगा, ये शायद आपके प्रोफेशन के लिए बेहतर नहीं है। राइट, तो राइट। इन अ प्रोफेशन लाइक नो एडवोकेसी, वहां पे आपको बहुत ज्यादा परिपक्वता और मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, हम्म। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस है, जिसको आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बर्दाश्त भी है। करना है। और आपने सुना होगा कि बहुत ही यानी बाद में जैसे बहुत सारे लॉयर्स हैं, उनकी आपस की दोस्ती बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आकर के बहुत स्ट्रांग नहीं थी, बट जब उन्होंने शुरू किया था तो साथ में बहुत अच्छे फ्रेंड थे। या पॉलिटिकल राइवल्स हैं, हम हम्म। जानते हैं उनको टेलीविजन के ऊपर के वो आते हैं और दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, जब आप कोर्ट रूम में जाएंगे तो वो एक दूसरे को केस रेफर कर रहे हैं। अच्छा। तो या तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि उनको लगता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उन दोनों को आना पड़ता है एक केस के लिए साथ में। तो
इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको थोड़ी सी और मेच्योरिटी बहुत दिखाते बहुत हैं। अच्छा रिश्ता है और एक दूसरे के खिलाफ आप खड़े, तब ये तो बहुत मुश्किल वाला चीज है। ये है इनफैक्ट ये इस तरह से है कि भाई आप जानते हो एक दूसरे को, आपने देखी होगी बहुत सारी फोटोज। एक साहब जो हैं पोजीशन के लीडर होते हैं और दूसरे जो हैं वो रूलिंग पार्टी के हैं, और बड़ी घंघोर बहस हो रही है पार्लियामेंट में, साथ में चाय पी रहे हैं बाहर। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको सबको लेके चलना होता है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी होता है, ये केस की वजह से आप मुझे हमारे मुझे अपोजिट। मुझे जैसा लगता है कि उस समय ये माहौल रहता है कि आपको बड़ा ऑनेस्ट होना होता होगा अपने क्लाइंट को लेकर के कि हाँ भाई, अब इंटरनली अब क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्योंकि समहाउ समवेयर यू हैव टू, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, तो समहाउ समवेयर या आपको अपने दोस्ती यारी को साइड में रख करके अपने चीजों को संभालना होता हो। खैर बहरहाल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल जो है बहुत इधर उधर की बात हो गई, और थोड़ा सा मुझे बस ये है कि क्योंकि आपके एकेडमिक्स की बात खत्म हुई है यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त जो नए एस्पिरेंट हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या राय, बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प, कि क्या राय दीजिएगा, कैसे वो अपने आप को देखें, मोटिवेशन क्या हो, और कहाँ वो देखेंगे आने वाले 5-10 साल में, तो ये चीज़ है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें दो बातें हैं। पहला तो ये कि आप अपने पढ़ाई के कौन से साल में हैं, इन विच ईयर हम्म। ऑफ स्टडी यू आर। मिसाल के तौर पे अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लग जाना होगा। ठीक है, और आपको समय देना होगा, ये तमाम चीज़ें जो लोग कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं हम्म। और पब्लिक सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के शुरुआत से ही। ओके। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कर लूंगा पास होने के हम्म। बाद, ऐसा नहीं होता है। आपको शुरू से ही जनरल स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा, आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो आपको हम्म। डिसाइड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको अगर पहले से आ जाए तो आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं। दूसरा ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज 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 रियली लॉट अबाउट कि आप कितने स्मार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग कर पाते हैं, 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना और इन सब चीज़ों पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एआई का बहुत ज़्यादा रोल है अभी इसमें। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं कि इसमें हम्म। वेटेज सबसे ज़्यादा किसका आया है, हम्म। कौन से चीज़ें हैं जिसपे, कौन से एरियाज हैं मुझे जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप एनालाइज कर सकते हैं बहुत क्विकली, जिसमें कई कई महीनों का समय लगता था पहले। ओके। और तीसरा ये कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 5 साल 6 साल दे देते हैं इन सब चीज़ों को। हम्म। तो 5 6 साल का खाली समय अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो इसलिए बहुत स्मार्ट प्रिपेयर करके व्यक्ति खुद को 3 साल 4 साल इस तरह से देना चाहिए, वरना एक एडिक्शन हो जाता है कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, और फिर दूसरी चीजें भी नहीं हो पाती हैं जीवन में। तो एक टारगेटेड टाइम खुद को देना, 3 4 साल, 3 4 साल की मैक्सिमम लिमिट। और शुरू के 1 2 साल में बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कि मैं इन इन वर्षों में कुछ ना कुछ कर लूंगा। और फिर अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो फिर आप यानी द ओनली थिंग इन माइंड इज टू गेट इनटू इट। फिर आपको वो प्रमोशंस और इमोल्यूमेंट्स और अलाउंस, वो सब चीज़ें उन उसका हिस्सा हो जाती हैं। तो फिर आप ये नहीं सोचते कि अगले 10 साल में प्रमोशन तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है उसका। ओके, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो वो कंपटीशन में इस दौर में कैसे वो लोग इस्तेमाल करें, एक स्कीमा बता सकते एक तो ये है कि देखिए, आप अगर आप आई मीन अगर आप क्या हर व्यक्ति को एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइफ बहुत इजी हो जाती है, छोटा से छोटा मैसेज, हैं? प्रोफेशनल मैसेज भी ड्राफ्ट करना है तो आपको करना है, कोई भी चीज़ें तैयार करनी है। अव्वल ये कि आप उसको ट्रेन कीजिए, आप उसको बताइए अपने बारे में कि मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं ये यहाँ यहाँ पढ़ के यहाँ यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, इसी सोर्स से पढ़ता हूँ, और मुझे इतनी ज़्यादा डेप्थ, कितने डेप्थ में से, फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, हम्म। लेकिन आपको उसके विड्थ में कवर करना है, आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हम्म। जाननी है, सटीक जानकारी लेनी है। तो आप उन सब चीज़ों को एआई को बता सकते हैं कि मुझे सटीक जानकारी चाहिए, ये हम्म। सोर्स से जानकारी चाहिए। क्योंकि एआई, कई सारे जो एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको
गलत जानकारी भी दे देते हैं, अच्छा। क्योंकि वो एक मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोसेस है। तो आपको कई बार ऐसा होता है, खास करके चैट जीपीटी में, कि चैट जीपीटी आपको खुश करने के लिए भी जवाब दे देता है, वो आपकी मानसिकता को समझ करके। तो एआई का शुरू में ट्रेन कर लें कि मुझे इस तरह से जवाब चाहिए और इस तरह का फॉर्मेट चाहिए और सब कुछ, और फिर थोड़ा समय दे करके उससे आप आंसर्स ले सकते हैं या नोट्स ले सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना, पर स्ट्रैटेजी के लिए रिलाई किया जा सकता है। ओके, वेरी गुड। कौन सा एआई बेहतर रहेगा? चैट जीपीटी है आजकल, गूगल ही बहुत अच्छा, जेमिनाई भी अच्छा काम कर रहा है, और कौन सा आप सजेस्ट कर सकते हैं? चैट जीपीटी अच्छा है इसलिए क्योंकि अब उसके पास बहुत ही एक्सेस टू सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत से लोगों ने उनको उसको ट्रेन किया है ऑलरेडी अपने इंफॉर्मेशंस के थ्रू। उसके साथ साथ एक अगर डिटेल्ड नोट्स के लिए आपको, एकेडमिक यूज़ के लिए या नोट्स के लिए, यूपीएससी के नोट्स के लिए या जनरल कॉम्पिटिशन के नोट्स के लिए आपको यूज़ करना है, तो परप्लेक्सिटी यूज़ कर रिसर्च सकते हैं। बेस्ड। परप्लेक्सिटी, या परप्लेक्सिटी जो है वो एक बहुत ही अच्छा एआई प्लेटफॉर्म है, और उसके सोर्सेज बहुत क्रेडिबल हैं। तो वो नॉन क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, और आपको बहुत डिटेल में, फॉर एग्जांपल आपको, आप कहना चाहते हैं कि भाई जो एक रामसार कन्वेंशन हुआ था ईरान में वेटलैंड्स को बचाने के लिए, उस पे मुझे 10 पेज का चाहिए पीडीएफ। तो वो 10 पेज का पीडीएफ सोर्सेस के साथ, कि यहाँ रेफरेंस के यहाँ साथ। से लाइन नंबर 1 मैंने यहाँ से ली, लाइन नंबर 4 मैंने यहाँ से ली, साइटेशंस के साथ। तो एक बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर है क्लॉड, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके साथ साथ चैट जीपीटी, जेमिनाई तो सब लोग जानते हैं। बहुत सारे चाइनीज एआई भी हैं जो बहुत इफिशिएंट हैं, मार्केट में उनको ट्राई किया डीप जा सी। सकता है। डीप सी। डीप सीक है एक, कीमी है आई गेस, मुझे नाम श्योर नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे कुछ कलीग्स हैं जो यूज करते हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। अब अभी तो कहिए कि एआई का दौर है, अभी बहुत सारे नए नए आ रहे हैं और अभी आते या जाएंगे। खैर, जी। बहरहाल तो बड़ा बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन रहा है। अब सवाल है, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं हैं, आप एक एकेडमिशियन नहीं हैं, आपके अंदर ना जाने भावना है पर्यावरण को लेकर के, पेड़ पौधों पे आप खड़े हो जाते हैं, फिर वहां से शायरी गुनगुना देते हैं, तो ये एक ऐसा चीज है जो बड़ा मुश्किल भी पैदा करता है अमूमन समाज में, कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं, पेड़ को पानी उनी दे रहा है, उसको पेड़ के पास खड़े होकर के तस्वीर खिंचा ले रहा है, उसको महसूस कर रहा है। तो ये कैसे, मतलब इट्स नॉट, आज के दौर में नहीं है ये सारी चीजें देखने को मिलती, क्योंकि लोग बड़ा बिजी होते हैं। लोग अगर वॉक भी करने आते हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड में वॉक, पार्क का 4 चक्कर मारते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। दे डोंट स्टैंड बिहाइंड बिसाइड ट्री, फील नहीं करते हैं उनके पत्तों पत्तों को, महसूस नहीं करते हैं हवा जब उसको एक जाती है उसके साथ वो। तो हाउ, ये कैसे हुआ और क्या महसूस होता है उन सारी चीजों में? जी, एक तो मेरा जो खुदत के साथ लगाव है, वो शायद बहुत समय से है। मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में कि इसकी असल वजह क्या है। लेकिन मुझसे किसी ने कहा था कि, किसी ने पूछा था कि आप अपने लिए समय कैसे निकाल पाते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि क्या मैं अपने लिए समय निकाल पाता हूँ। शायद मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन अब खुद के लिए समय निकालना यही है कि आप अपनी जो यानी जो दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो चमक धमक है, उससे मुराद ये कि आप ऑफिस का काम है आपका, आपका घर का काम है, आपको मोबाइल पे यूट्यूब भी देखना है बहुत सारी, उसके बीच में अगर आप, और ये सारी चीज़ों का अपना स्ट्रेस है जो आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो तोड़ता रहता है अंदर से। लेकिन जब आप कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे लेक्स हैं, झरने हैं, बर्ड्स हैं, आप थोड़ी देर बर्ड्स को देख लीजिए, तो एक कंफर्ट आता है कि आप हैं इस दुनिया में, आपके अलावा भी बहुत सारी क्रिएचर्स हैं, और उन सब का बनाने वाला जो है एक ही है। तो पेड़ पौधों को देखता हूँ तो खुशी होती है उनसे, उनको लगता है कि वो, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, उनकी अपनी एक जबान है। तो शायद फिर मैं कुछ लिख लेता हूँ उनके बारे में।
तो मेरे जहन का थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, और एक सुकून भी मिलता है कल में। आप अदब में भी हैं, आप लिखते भी हैं। कोशिश करता हूँ। आज मैंने बहुत ज्यादा पोइट्री नहीं लिखी है, बट मैं छोटे छोटे प्रोज लिखता हूँ, कपलेट। जिनको हिंदी में गद्यांश कहते हैं। हम्म। तो वो मैं आजकल थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कुछ जमा कर लूँ। तो इस तरह के जो प्रोफेसर होते हैं जो खासकर अदब में भी रहते हैं, उनकी लिटरेचर भी अच्छी है, दरख्तों की भी बात करते हैं, तो या तो वो बहुत पसंद किए जाते हैं बिकॉज दे आर अलाइंड विद द स्टूडेंट, या तो उन्हें बड़ा बोरिंग और कहा जाता है आउटडेटेड आदमी है बिकॉज जंजी हैं। और तो आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है इस दौर में? पता नहीं मैं बोरिंग हूँ या इंटरेस्टिंग हूँ, ये शायद मेरे स्टूडेंट से पूछने वाला सवाल है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं यानी क्लासरूम को, जहाँ तक क्लासरूम की बात हुई, क्लासरूम में आई ब्रिंग लॉट ऑफ स्टोरीज टू माय क्लास। तो जैसे मैं लेबर लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो लेबर की स्टोरीज हैं, जो आमतौर से समाचार पत्र में आती हैं या जो न्यूज़ में आती हैं या जो मेरे अनुभव में रही हैं, उनको बताता हूँ उनको, उनके आसपास की जिंदगियों को, या उनको किसी किताब से जोड़ना। हम्म। उस एक तो वो इंटरेस्टिंग बनाता है। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि बावजूद एक ट्रांजैक्शनल दुनिया के बावजूद, भीड़ भाड़ के, लोग चाहते हैं कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिसमें थोड़ा सा लय हो, थोड़ी एक रिदम हो, थोड़ी देर के लिए आपको उन सब चीजों से रोक दे, और लोग उसको पसंद करते हैं। तो आई थिंक लिटरेचर इज नॉट डेड, और ऐसे लोग भी जीवित हैं। और मुझे लगता है हर इंसान के अंदर थोड़ा सा एक इसको कहते हैं इग्निशन, थोड़ी सी तो वो है, बेचैनी चिंगारी, है, बेचैनी और बेचैनी चिंगारी। है, चिंगारी है। वो उनको अच्छा लगता है। तो इन सब हम्म। भाग दौड़ के बीच लोग पसंद करते हैं कि आप इस तरह की चीजें करें। तो वो जॉन का शेर है ना कि सिर्फ जिंदा रहें तो हम मर जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो जिंदा रहना जरूरी है। चलिए, अब हम लोग इस गुफ्तगू के बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रहा और आखिरी दौर में है, तो उसमें कुछ मैं आपसे सवाल करूंगा। अब ये सवाल ये है कि भाई, जो आदमी इतना वर्सेटाइल है, तो उनके पढ़ने, जो शौक है पढ़ने का, आपको बहुत सारे अलग अलग राइटर को पढ़ते होंगे, शायर को पढ़ते होंगे, अदब के लिए पढ़ते होंगे आप, तो कौन सबसे खूबसूरत शायर है जो अभी तक आपके जहन में बसा है, और उसके कलाम को कहीं ना कहीं आप हर दिन में जहन में आते रहता है, बातों बात में आप बताते रहते हैं? और मैं एक और इसमें चीज़ मैं जोड़ना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ कि अगर आप 100-200 कलाम अगर आप किसी को नहीं बोल पाए, अपनी ज़िंदगी में आपको याद नहीं है और अपने बात में नहीं रख पाए, तो कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। तो ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन है वो शायर जो प्रोफेसर साहब के दिल और दिमाग दोनों पे बसा हुआ है? आ, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है अल्लामा इकबाल। उनको, उनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनको जितना समझने की मैंने कोशिश की है। एक तो उसकी बुनियादी वजह है इज दी वस कि इतना वर्सटाइल, वो इतने वर्सटाइल पोएट थे, और हर मुद्दे पे लिखा है। तो मुझे दो तरह की शायरियाँ बहुत पसंद आती हैं। एक तो बहुत इनकलाबी शायरी, और दूसरा रूमानी, जिसमें थोड़ा बहुत मोहब्बत। अ, मोहब्बत और प्रेम, तिश्नगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो। तो वो इन सब इन इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हालांकि उसका कंटेक्स्ट बिल्कुल अलग है। तो एक तो वो, दूसरा अहमद फराज मेरे एक पसंदीदा शायरों में से हैं। और जॉन एलिया भी हैं। जॉन एलिया की चूंकि एक अलग शख्सियत रही थी, तो उसका एक इंसान की, उनकी उनकी पोइट्री पे असर पड़ता है, और पढ़ने वाले पे भी असर पड़ता है। तो वो अलग अलग फेज के हिसाब से होता है लाइफ में। तो खास करके अल्लामा इकबाल और अहमद फराज, इन दो शायरों का काफी मेरे जहन पर काफी असर रहा है। तो कुछ एक दो कलाम सुनाइए आप, जो खासकर सुनने वाले को भी लगे भाई कि हाँ, सारी चीजें, मतलब जो आपको पसंद है, इट्स नॉट लाइक दैट, जो जहन में है और एक जो तो, पसंद है। जी 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 जी, देखिए अल्लामा इकबाल ने तो अलग अलग मौके पे अलग अलग बातें की हैं। उनका उनका एक कलाम है, पूरा कलाम तो मुझे शायद वो याद नहीं आ रहा है इस मौके पे, लेकिन वो ये है कि
फिर चिराग लाला से रोशन हुए कोहे दमन, मुझको अपने नगमे पे उकसाने लगा है मुर्गे चमन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मन की दुनिया, मन की दुनिया, तन की दुनिया, तन की दुनिया, मन की दुनिया सूद व सौदा मकरो फन। आ, तन तन की दुनिया सूद व सौदा मकरो फन, मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। और अ, एक अहमद फराज साहब का छोटा कपलेट 2 लाइन वाला सुना दीजिए। अहमद फराज साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। सुना है उसके सबिश्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, खराब हाल सो हम भी अपने आप को बर्बाद करके देखते बर्बाद हैं। करके देखते हैं। और उसके आगे की कुछ लाइन है वो बताइए। जी। इसमें तो बहुत उसके सारे उस, मिसरे हैं। उसके सुना बदन है की उसके बदन की तराश ऐसी है, उसके बदन की फूल, तराश ऐसी है, फूल अपनी खवाएं कतर के देखते हैं। फूल अपने कवाएं खतर के देखते हैं। जी। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी अपने मोइज़े हुनर आजमा के देखते हैं। और शायद इसी कलाम का वो शेर है ना कि अब जो आए हो तो एहसान तुम्हारा है लेकिन, अब जो आए हो एहसान तुम्हारा है लेकिन, वो कयामत जो गुजरनी थी गुजर में गई मेरी दोस्त। अच्छा। वाह, बहुत उम्दा। शायद इसका है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बहरहाल तो अब हम लोग आखिरी इस पे चलते हैं। अब मुझे ये जानना है कि आप पसंदीदा जो किताबें हैं जो आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं और स्टूडेंट को भी रेकमेंड कर सकते हैं एक दो, उस तरीके से जो मतलब है था कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जवान हो रहे हैं, 11th 12th में हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वो किताब मस्ट रीड है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस तरीके से मतलब जो किताबें हैं वो आप बता सकते हैं। और आई थिंक उस टाइम पे जाहिर है कुछ चीज़ें तो जौक की बात हैं, लेकिन कुछ इंसान को सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और एक किताब है, अ, उस किताब का नाम है द पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड। ओके। ये पॉलो फ्रेरे की किताब है। पॉलो फ्रेरे ब्राजील के थे, बाद में अमेरिका चले गए। तो उन्होंने वो एजुकेशन के बारे में बताया कि जो हमारा जो निज़ाम है स्कूल एजुकेशन का हम्म। खासकर, वो बहुत ही अजीब है, इसलिए कि जो टीचर है वो आकर के सिर्फ पढ़ाता है, हम्म। समझाता नहीं है। तो बच्चों को एज अ बैंक यूज करता है कि उनके ब्रेन को खोलता है, इंफॉर्मेशन भरता है, बैंक बंद करता है चाबी से और चला जाता है। ओके। तो उसके बरक्स उन्होंने सजेस्ट किया कि एक क्वेश्चनिंग मॉडल होना चाहिए, राइट। बच्चे सवाल पूछें और जवाब दें। तो वो एक बहुत अच्छी किताब है, अगर किसी को पढ़नी चाहिए। उसके अलावा कुछ फिक्शंस की बुक हैं हम्म। जिनको पढ़ना चाहिए, जिससे समाज की सच्चाई इंसान को समझ में आती है। अलग अलग मुद्दों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक एक तो किताब ये हो गई कि पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड बाय पॉलो फ्रेरे। दूसरी एक किताब है खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। हम्म। नाइस। और अगर कोई बहुत बेसिक से शुरू कर रहा है तो इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ फिक्शन, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन रियलिटी। तो वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई लॉ करना चाहता है और प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए एक किताब है, सेवन ईगल्स। हम्म। गालिबन इंदु भान नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत रिनाउंड, उन्होंने लिखी है सेवन ईगल्स। तो उसमें 7 प्रोमिनेंट लिटिगेशन लॉयर की कहानियां हैं कि कैसे वो जिंदगी में आगे बढ़े। जैसे अरविंद पी डाटर हैं, और बड़े बड़े लॉयर्स हैं लाइक प्रशांत भूषण हैं। उन सब की जिंदगियों के बारे में उसमें बताया गया है। और और भी बहुत सारी किताबें हैं। मेमोयर्स हैं, अभिषेक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनके मेमोयर हैं। कपिल सिब्बल के मेमोयर हैं मार्केट में। सलमान खुर्शीद साहब के हैं। इंडिया में बहुत सारे सीनियर लॉयर हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स के बारे में। और
अगर थोड़े और लॉ में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो एक किताब है पार्लियामेंटल बाय मेघनाद। तो एक बहुत छोटी सी किताब है, वो खुद एक लैम्प फेलो थे। लैम्प फेलो पार्लियामेंट के साथ मिलके काम करता है, तो वो उसके अनुभव पे उन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी बना के लिखी। तो ये छोटी छोटी किताबें हैं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। ओके, चलिए तो कुल मिलाकर के हमने सारे क्वेश्चन को वाइंड अप किया है, और एक क्वेश्चन जो रैपिड फायर जिसको हम लोग कहते हैं वो भी हमने इस सेगमेंट में जोड़ा है। तो उसका आपको जवाब देना है, फिर उसके बाद से इस गुफ्तगू को हम लोग बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे। और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा रोशनी डालने के बिल्कुल। लिए। तो सवाल है बिल्कुल। रैपिड फायर में, न्याय आपके लिए एक शब्द में। फेयरनेस मैं कहूँगा। ओके, कोर्ट या क्लासरूम? फेयरनेस। क्लासरूम। क्लासरूम। ओके, पसंदीदा लेखक? पसंदीदा लेखक मैं हिंदी में बताना चाहूंगा कि मेरे पसंदीदा लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ल। और उनकी सबसे पसंद, उनकी बहुत अच्छी किताब है दीवार में एक खिड़की रहती थी, और दीवार में दूसरी एक खिड़की। किताब है नौकर की कमीज। ये बहुत सुंदर, दो बहुत सुंदर नॉवेल्स हैं उनकी। हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों को ये क्यों नहीं बताएं कि मंटो को एक बार पढ़ लें, शुरुआत करें तो? ऑफ कोर्स मंटो का ही पढ़ सकते हैं अगर उस तरह की मैच्योरिटी। आपके पास है। मतलब मैं इससे थोड़ा सा जी। उस मिजाज से बोल रहा हूँ, ताकि ये पूरी तरीके से मेंटेलिटी आपका कैसा है, क्योंकि इट वाज टफ नट टू क्रैक मंटो। तो अगर आप थोड़ा सा, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला है। और मंटो मुझे लगता है कि प्रोसेस का हिस्सा है, प्रोसेस का पहला स्टेप नहीं हो सकता है आम लोगों या। के लिए। जी। बिल्कुल। कोई कानूनी कथन जो आपको बहुत करीब लगता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बहुत ही फेमस बात कही थी। उसने उन्होंने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर अन्याय हो रहा है, तो किसी दूसरे कोने में जो न्याय होने वाला है उस पे वो एक आंच आस ला सकता है। ओके। वो उसके लिए, यानी कि कहीं भी जो न्याय है और कहीं अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय की वजह से न्याय पे असर पड़ेगा। तो उस अन्याय को खत्म करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आखिरी सवाल, पसंदीदा कोई फिल्म आपको याद हो जो आप देखते हैं, देखे हैं, पसंद किए हैं? फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, रुचि नहीं है मेरे पास, लेकिन एक मराठी में एक फिल्म है कोट। ओके। और गालिबन उसके डायरेक्टर हैं आदित्य तम्हाने। एक बार आप चेक कर सकते हैं, तम्हाने उनका टाइटल है। राइट। मराठी में ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। वो एक कहानी है, एक उसके सेंट्रल कैरेक्टर है एक लॉयर, बहुत यंग लॉयर, जो एक ऐसे परिवार की मदद कर सकता है जिस परिवार का मुखिया, यानी एक मजदूर सीवेज टैंक में सीवेज टैंक को साफ करते हुए मर गया। यानी ऑक्सीजन की सप्लाई की आप जानते हैं कि भारत में खुद से मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी नाली में उतर के या सीवेज में उतर के साफ करना एक अपराध है, और ये बैंड है, लेकिन हर जगह ये प्रैक्टिस होता है। तो बड़ी एक अच्छी मूवी वो है, वो देखनी चाहिए। और अभी एक और मूवी आई थी जय भीम, हम्म। 3-4 साल पहले। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो पुलिस कस्टोडियल वायलेंस के ऊपर था कि कैसे जो कस्टोडियल वायलेंस होता है और उसमें एक लॉयर क्या कर सकता है। राइट, राइट। तो वो भी अ, जी। तो बहुत बड़ा, बहुत कही खूबसूरत शानदार सफर रहा, बहुत हमने सवाल जवाब किए, बहुत इंफॉर्मेशन रहा। मैं कह सकता हूँ कि जो कहते हैं कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेटिव, टन ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर इन दिस होल पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और आपके आने वाले जीवन में मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा करें जीवन में, खूब नाम रोशन करें, बच्चों को एक अच्छी तालीम दें और ज़िंदगी उनका आसान करें। थैंक यू सो मच फॉर बेशक। कमिंग। थैंक यू सो मच अमीन रहमान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलें इसके सेकेंड सेगमेंट में। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।